अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी सब्जियों और तबसरों के साथ गर्मा गर्म खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। कम वक्त में बहुत ज़्यादा खबरें और उनका एक भंडार लेकर आपकी खिदमत में आती हूँ। और आप लोग मेरे वीडियोज़ को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए यकीन करें कि मेरे जो शुक्रिया के अल्फाज हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, अब मैं आज आपको सबसे पहले तैयबा राजा का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वो ख़वातीन हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं और इस वक्त बरतानिया के अंदर, जो मेरा प्रीवियस वाला सुबह वाला व्लॉग है, अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, जिसमें मैंने सबूत दिखाए हैं। यहाँ पर भी मेरा एडिटर लगा देगा कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए ये लोग गलत और झूठी तस्वीर बनाकर पूरे बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारी ख़वातीन के साथ जो है ज़्यादती हो रही है, हमारे लोगों को मार दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये जो ख़वातीन इस वक्त जिनके ख़िलाफ़ कहा जा रहा है कि बहुत इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और ये तो घरेलू ख़वातीन थी और ये किसी किस्म के वायलेंस में शामिल नहीं थी, तो मैं आपको तैयबा राजा का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि जिसमें वो कोठा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। मेरा सवाल ये है कि जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, क्या वो इस तरह के अल्फाज बोलती हैं या वो इस तरह की ट्रेंड होती हैं? हैव अ लुक। आप डिक्लेयर करें, आप कहें कि ये मुल्क नहीं कोठा है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, ये कोठा है, क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट के इशारों पे उसके चंद यारों ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हमें ऐसी जगह नहीं चाहिए। अब हम नहीं या आप नहीं। जी, तो आप लोगों ने देखा। अच्छा, अब ये जो ख़वातीन के नाम पर इस तरह की तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और इतनी गलीज़ हरकत करती रही हैं, मतलब इनको अब रियासत ने कह दिया है कि ये नहीं बच सकते। और खुदीजा शाह के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जनाब उनको भी काउंसलर एक्सेस दी गई है, जो कि गलत है। हालांकि ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनका राइट है, मगर देखना ये है कि क्या खुदीजा शाह बच जाती हैं। अगर खुदीजा शाह बचती हैं तो फिर इन ख़वातीन को भी छोड़ा जाए, लेकिन अगर खुदीजा शाह को सज़ा मिलती है तो फिर इन ख़वातीन को भी साथ में सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल इनकी तो बड़ी प्रमोशन हो रही है इस वक्त बरतानिया के अंदर। इन्हीं ख़वातीन की तस्वीरें दिखा दिखा कर बताया जा रहा है कि ये घरेलू ख़वातीन है और इनके साथ ये सारे जुल्म सितम हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर खातून का जो कहते हैं ना एक सिंपैथी कार्ड, उसमें आ जाती हैं जी फराह गोगी साहिबा। ये फराह गोगी जो हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, इनके शोहर और साथ में पिंकी आंटी, ये सब लोग मिलकर पंजाब के अंदर इन्होंने वो करप्शन की कि जो आपकी सोच है। अब जनाब आली, ये फराह गोगी के बारे में अच्छे तरीके से आपको याद होगा कि इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये पाकिस्तान से भागी थी तो ये जो मलिक रियाज साहब हैं मुबैना तौर पे, उनके जहाज़ के अंदर बैठकर दुबई में भागी थी। और शुरू में ये इतलात थी कि इन्होंने शुरू में दुबई के अंदर जो पनाह ली थी वो भी मलिक रियाज की बेटी के घर पे पनाह ली थी। अब आपको भी पता है, पूरी दुनिया का क्रिमिनल अगर UAE के अंदर चला जाता है तो वो अपने वहाँ पर जाकर अगर वो कोई क्राइम कमिट नहीं करता तो वो अपने आप को वहाँ पे सेफेस्ट समझता है। वो समझता है कि मेरे खिलाफ अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फराह गोगी के खिलाफ हो गया है। यानी रियासत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब फराह गोगी के साथ ये हुआ है कि जनाब उनका घेरा अच्छा खासा तंग हुआ है। UAE ने उनको मुल्क बदर कर दिया है। मेरी अभी तक की इतलात के अकॉर्डिंग वो वहाँ से भाग कर इटली में जा पहुँची हैं और इटली में इस वक्त वो रह रही हैं। और मेरी इतलात ये हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम यानी कि सियासी पनाह का वहाँ पे मुतालबा कर दिया है। ना सिर्फ मुतालबा किया है बल्कि वहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त भी दी है कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है, लिहाजा आप मुझे जो है यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे दें। वैसे यकीन मानें कि सल्यूट है जनरल हाफिज़ मुनीर साहब को। उनकी नज़र एक शेर करना चाहती हूँ कि किस्मत से हमको एक सितारा मिला है, किस्मत से हमको एक सितारा मिला है, फ़ख्र कौम को दोबारा मिला है। यानी कहाँ जनरल बाजवा की ऐसी ऊंची लंबी पर्सनैलिटी, लेकिन कहाँ उनके मतलब कोई बात कायम नहीं रही, हर बात इधर से उधर, उधर से इधर। और कहाँ जनरल आसिम मुनीर की पर्सनालिटी को देख के नहीं लगता कि ये बंदा इतना दबंग होगा। ये जो फैसला करते हैं उसके ऊपर मतलब बिल्कुल ऐसे फर्म हो जाते हैं, और जो कह रहे हैं आप नोटिस कीजिएगा, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। अगर आपने मेरा सुबह वाला व्लॉग नहीं देखा, ज़रूर देखिए कि वहाँ पर किस तरह ओवरसीज़ यूथ बेचारे रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि क्या उनका हाल हो गया। और रोने पीटने से मुझे याद आया, मैं आपको एक ग्रिड दिखाना चाहती हूँ, एक वीडियो जिसमें जितने भी ये लोग हैं, ये पहले क्या क्या दावे और छलांगे मारते रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बाद में फिर वो किस तरह से साजिश बेनकाब कर रहे हैं। तो छोटा सा ग्रिड आपके लिए बनाया है, क्योंकि लंबे लंबे वीडियोस दिखाऊंगी तो इतना टाइम तो आपके पास नहीं है। हैव अ लुक। हमारे खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना हम देंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है।
عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہمیں اعظم خان نیازی نے کال کی کہ فٹافٹ لبرٹی چوک پہ ریلی کے ساتھ پہنچو. انہوں نے ہمیں اکسایا زمان پارک میں, وہاں پہ ہمیں ٹریننگ ملتی رہی کہ فوج کے خلاف چلنا ہے. اتنے یہ بزدل ہیں, اتنے یہ ناکارہ اور بے شرم آدمی ہیں, یہ کوئی جناح ہاؤس نہیں بنا ہوا, یہ زنا ہاؤس بنا ہوا ہے. 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا, زمان پارک میں پہلے سے ہی طے شدہ پلان کے مطابق ہم لوگوں نے لاہور کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا. یہ سب عمران خان کی ان تقاریر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے فوج کے اگینسٹ کی ہوئی تھی. लोगों इनकलाब मुबारक हो, फौजियों से जान छुड़ाएंगे. عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو لاہور کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا, اس کی جو پلاننگ تھی پہلے سے زمان پارک میں کی گئی تھی. لوگوں کو عمران خان صاحب نے بیانیہ جو دیا فوج کے خلاف, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ادھر آ کے حملہ کیا لوگوں. جی تو آپ نے دیکھا. اور یہ جو وجاہت ایس خان صاحب ہیں, یعنی کہ کالے چشمے والے بھومپو, جو کہ کموڈ کے اوپر بیٹھ کر ویڈیوز بناتے تھے, نواز شریف کا مذاق اڑاتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے, ابھی انہوں نے پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے دی ہے. کیا دھمکی دی ہے ذرا سنیے اور دیکھیے گا کہ اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو سعد باجوہ کی ماں کے ساتھ ہوا ہے, اس پہ اگر فوج نے غور نہیں فرمایا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ آپ کے سب سے بڑے افسر جو 5-6 دن پہلے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یوم شہداء پہ, آپ کی بھابھی کے ساتھ جو ہوا ہے جنرل صاحب, وہ کل ہماری بھابھی مطلب آپ کی بیگم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری تو بہنوں اور ماؤں کے ساتھ آلریڈی ہو رہا ہے, رائٹ. جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, مگر اب یہ ہمارے گھر سے نکل کے آپ کے گھر میں یہ بات پہنچ گئی ہے. دس از ویری سیریس, اور اس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا, بیکاز یہ عبرت ہے, یہ لیسن ہے, یہ کیا ہے. اس پہ میں جتنا کم بولوں اتنا بہتر ہے, مگر اس پہ ضرور سوچیے گا. دیٹس لیسن نمبر 2. اچھا جی, اب میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے چاہ رہی ہوں کہ اس کو دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا. آپ ہنس کے نا آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. یقین کریں اتنا بڑا لطیفہ. وہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے ہیں, زرتاج گل کہاں ہے. تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا زرتاج گل کا ایک ویڈیو بھی آیا, اور اس میں لوگ ان کو پہچان نہیں پائے. وہ اپنی عمر سے تقریباً 20 سال بڑی دکھائی دے رہی تھی, مطلب اتنی بڑی وہ ایجڈ دکھائی دے رہی تھی. تو زرتاج گل صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں نے پتہ لگوایا, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آج کل وہ ایسی بسز تیار کر رہی ہیں جو گوبر سے چلتی ہیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں نیازی صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بتانے والے ہیں کہ مجھے ووٹ دو, مجھے سپورٹ دو, میں گوبر سے بسز چلاؤں گا, پیٹرول کو ختم کر دوں گا, جس طرح پہلے وہ کٹے اور انڈے اور مرغیاں دیتے رہے ہیں. تو آپ کو یقین نہیں آتا, یہ ذرا ویڈیو دیکھیں. ہم بنانے جا رہے ہیں, اور اس میں ایک وہ بھینس کالونی ہے, مشیری صاحبہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ 350 کاؤ ڈنگ جو ہے وہ روزانہ ساحل سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. ہم اس سے انشاءاللہ آپ کو بسز چلا کے دکھائیں گے. یہ پاکستان کی پہلی زیرو ایمیشنز انشاءاللہ کراچی کے اندر ہم آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے. آپ نے ویڈیو دیکھا. اچھا یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ ویڈیو پرانا ہے جی, آپ کو نظر آ رہا ہے اسمبلی میں کھڑی ہیں. مطلب آپ یہ سوچیے کہ یہ ہمارے حکمران رہے ہیں جو گوبر سے بسز چلا رہے تھے, جو پنجاب کے 12 سے 14 کروڑ عوام کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وزیر اعلیٰ, وہ عثمان بزدار جیسا شخص تھا جو اتنے لائٹاں ویک کے کہندا سی کہ اینا نو بتیاں کہندے نے. اچھا یہ آپ کے علاقے میں بتیاں ہوتی ہیں, جو چھت وہ کہتا تھا کہ کھول کے دکھاؤ, بند کر کے دکھاؤ, کھول کے دکھاؤ, بند کر کے دکھاؤ. اور یہ وہ نیازی صاحب تھے جو کہتے تھے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے کٹے لے لو, مرغیاں لے لو. میں حیران ہوں کہ مطلب یہ کیا آئٹم ہے یار, کیا آئٹم ہے. واہ 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 واہ. 12 لوگوں کے سافٹ ویئر جو ہیں اپڈیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور سب کو پتہ ہے. تو اس سلسلے میں جناب علی ایک بدماش وکیل صاحب ہیں جو فوج کے خلاف بڑے نعرے لگا رہے ہیں, اور ابھی تک یہ پکڑ میں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے, میں اپنے اداروں سے یہ پوچھتی ہوں, اور ان کا ذرا میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں. ذرا سنیے. ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है. ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है. جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں, گندی زبان بولتے ہیں, اور پھر جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہائے ساڑھے نال انج ہو گیا, انج ہو گیا, ظلم ہو گیا. پھر سمپتی کارڈ آ جاتا ہے, پھر عورت کارڈ آ جاتا ہے. خیر عورت کارڈ سے مجھے یاد آیا کہ عظمیٰ کاردار جو ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ یاسمین راشد, عالیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ کے بارے میں اپنا رد عمل دے رہی ہیں. ہیو اے لک. پی ٹی آئی والوں, جب یاسمین راشد
फूलन देवी बन के गाड़ी के ऊपर बर्रा जुमान थी और लोगों को उकसा के कोर कमांडर हाउस की तरफ ले जा रही थी, इंतशार फैला रही थी और जलाओ घेराव की तरफ उनको उकसा रही थी, तो उस वक्त इसको बीमारी याद नहीं आई? उस वक्त ये जो इसको कोर्ट ने जो बरीयत दी है, तो उनको ये नहीं नजर आया था कि ये इसकी जो ऑडियो लीक्स में ये क्या कह रही है? और ये जो आलिया हमजा और ये जो खदीजा शाह और सनम, ये जितनी भी हैं, इनको तो आप को कुछ शर्म हया नहीं आई जब आपने इदारों पे इल्जामात की बारिश की कि हम हरासा हो रहे हैं और हमें फलाना हो रहा है? शर्म करो, कुछ हया करो। आप जब गद्दारी की, आपने जब रियासत के ऊपर हमला किया, तब आपको अपने बच्चों की याद नहीं आई? तब अपने खानदानों की याद नहीं आई? कानून जो है वो औरत और मर्द के लिए एक है, रूल ऑफ लॉ है। आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने रियासत के खिलाफ ये इंतशार क्यों फैलाया। अच्छा जी, अब न्याजी साहब जो हैं उनका एक बयान आया है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो फरमा रहे हैं कि अपनी ही कही हुई बात से फिर जाने वाला शख्स बेगैरत होता है। सॉरी, मतलब यानी मुझे हैरानी हो रही है, वो क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं अपनी बात से जो शख्स फिर जाता है वो क्या होता है? वो बेगैरत होता है। ओह माय गॉड, ये तो न्याजी साहब ने अपने आप को गाली दे दी, क्योंकि न्याजी साहब जो हैं वो तो यू टर्न्स के जलेबी टर्न मास्टर हैं। नहीं यकीन आ रहा आपको? मुझे पता है यूथिया भाई मुझ पर गुस्सा करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं न्याजी साहब ने ठीक कहा है, और बिल्कुल बात भी सही है। जो शख्स अपनी बात से फिर जाता है वो वाकई बेगैरत होता है। बेगैरती की कुछ मिसालें ज़रा देखिए, मैं आपको सुनाती हूँ, आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ, इंजॉय करते हैं, चलें देखते हैं, आपके साथ ही मैं भी बैठ के देख रही हूँ। मुनज़्ज़म साजिश के तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये कोर कमांडर का घर जलाया गया। कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है। अब मेरे कारकुनी नहीं थे, शोदा के लिए उनका गैबाने नमाज जनाजा पढ़नी ज़बान पाक। 23 करोड़ अवाम है, थोड़ी सी पुलिस है, 70,000 है, 80,000 है, कितनी है? मुझे तो यही भी नहीं पता कि 40 लोग बेचारे इसमें जान खो बैठे। मैंने पहले दिन से कहा कि मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीजें, मैंने पहले दिन से कहा। मैं अपनी सारी पार्टी को कह रहा हूँ कि सबके घरों में जाना है, मैं इंशाल्लाह इनके लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। ये है वक्त अपनी हकीकी आजादी लेने का, इसको जाया ना करना, आगे ऐसा वक्त नहीं आएगा। और अगर फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करते तो रद्द अमल होगा। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है। अब आप लोगों ने खुद सुन लिया है, फैसला आपने खुद करना है। मैं तो बस यही कहूँगी कि बंदा जड़ा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्फिडेंस होते हैं न्याजी साहब वाला। यार वाकई यार, कभी वो कोई बात करते हैं, कभी वो कोई बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। और ये बंदा हमारा लीडर रहा है। या अल्लाह, एक फ़नी वीडियो से अपने वीडियो का इख्तिताम करूँगी जिसमें न्याजी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त 40 करोड़ थी, अभी 22 करोड़ है। नहीं यकीन आता? खुद सुन लीजिए। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40। जी तो जनाब, इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। और न्याजी साहब ने ये जो कहा है कि जो कोई भी अपनी बात से फिरता है वो बेगैरत होता है, और फिर जो उन्होंने जलेबी टर्न्स लिए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? न्याजी साहब कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, और इस पे मेरी कांपें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कांप रही हैं, नहीं क्या हो रही हैं, बहरहाल वो मैं सेट कर लेती हूँ। और उज़्मा कारदार ने जो यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और खदीजा शाह जैसी ख़वातीन जो कि इस वक्त प्रोपेगेंडा करके ये अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रही हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बदमाश किस्म के वकील और इस तरह के जो लोग हैं जो सामने आकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये जो सारे मुजरिम हैं जो अब अपने कन्फेशंस कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तैयबा राजा जैसी ख़वातीन जिनके मैंने आपको सुनवाए हैं ऑडियोज़ कि वो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के बारे में प्रोपेगेंडा करती रही हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
فراگوگی صاحبہ جو ہیں انہوں نے اٹلی میں پولیٹیکل اسائلم کے لیے جو اپلائی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔